हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज एक बार फिर हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके बीच आए हैं जो यूपी पीसीएस जुडिशरी मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम लोग मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे और यह जो एक्ट है वो किराएदार और मालिक के बीच समझौते से संबंधित है। हालांकि मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो मेंस का क्वेश्चन इस रूप में बन सकता है कि सभी के लिए आवास उपलब्धता सुनिश्चित करने में मॉडल टेनेंसी एक्ट का क्या योगदान है, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो या इससे संबंधित कोई और भी प्रश्न बन सकता है। तो यदि इसको आप जानते हैं, समझते हैं, तो बेहतर आप उत्तर दे पाएंगे, है ना। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी है। ये मसौदा जो है 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हमें हाईलाइट करना है। हाईलाइट में सबसे पहली बात तो ये है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच एक रिटेन एग्रीमेंट होना चाहिए। यदि रिटेन एग्रीमेंट नहीं है, लिखित जो है समझौता, क्या कह रहा है, लिखित समझौता, है ना। किराएदार और मकान मालिक के बीच लिखित समझौता होना चाहिए। लिखित समझौता नहीं है तो एग्रीमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा, है ना। दूसरी चीज, स्वतंत्र प्राधिकरण और रेंट कोर्ट की स्थापना, है ना। दूसरी बात कह रहा है कि स्वतंत्र प्राधिकरण व रेंट कोर्ट की क्या करना है, स्थापना। तो यहां पर एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा और किराएदार और मकान मालिक से संबंधित कोई विवाद है ना, तो उसके निस्तारण की भी व्यवस्था की जाएगी, जहां पर किराएदारी संबंधी विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा और जरूरत हो तो इसके संबंध में अलग से, है ना, अदालत का भी स्थापना किया जाएगा, है ना। दूसरी बात यहाँ पर जो है, तीसरी अब बात आपको उल्लेख करना है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए मैक्सिमम सीमा, लिमिट, है ना। एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए आपकी लिमिटेशन क्या होगी। तो यदि आवासी है ना, तो आवासी के लिए 2 मंथ और गैर आवासी के लिए क्या है, 6 मंथ की बात यहां पर की गई है। इसके साथ साथ कुछ और भी बातें हमको जानने हैं। ये जो एक्ट है वो किराएदार और मकान मालिक दोनों के दायित्वों के बारे में डिस्कस करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक दो बातें और हमें जोड़ना है। जैसे मान लीजिए मकान मालिक, है ना, यदि किराएदार के परिसर में प्रवेश करना चाहता है, चाहे वो मरम्मत के लिए या प्रतिस्थापन के लिए, तो उसे 24 आवर पहले, है ना, 24 आवर पहले क्या करना होगा, इंफॉर्मेशन सेंड करना होगा। क्या करना होगा, इंफॉर्मेशन सेंड करना होगा। परिसर को खाली करने के तंत्र के भी बारे में डिस्कस कर रहा है। तो यहाँ कहा गया कि यदि किसी मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट में बताई गई सभी शर्तों को पूरा किया है, जैसे नोटिस देना आदि, और किराएदार किराए की अवधि या समाप्ति पर परिसर खाली करने में विफल रहता है, तो मकान मालिक किराए को दोगुना कर सकता है ना। यानी यहाँ पर यह कह रहा है कि यदि किराएदार ने जो भी शर्तें हैं उसका बखूबी पालन किया है और निर्धारित समय में, है ना, यदि किराएदार मकान खाली करने में असफल रहता है तो वह किराए को दोगुना कर सकता है मालिक के द्वारा। दूसरी बात, इसमें कवरेज की भी बात की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप डिस्कस करेंगे एक बात, नीड की बात, है ना, कि 2011 की यदि हम जनगणना, और ये टॉपिक में यदि इस बात को इंक्लूड करते हैं नीड, तो ये काफी इसको मतलब वेट कर देगा, इसमें काफी वजन आ जाएगी और आपका आंसर जो है बहुत वैल्यूएबल हो जाएगा। 2011 के सेंसस की हम बात करें, जनगणना की बात, तो देश के अंदर 1.1 करोड़, कितना, 1.1 करोड़ मकान खाली पड़े हैं, है ना। ये गणना की बात कर रहा है और इतना खाली पड़े थे, है ना।
तो इन घरों को किराए पर उपलब्ध कराकर 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को पूरा करना है। क्या, यानी 2011 का जनगणना क्या है, बताता है कि देश के अंदर 1.1 करोड़ मकान खाली हैं, तो इसको किराए के रूप में दिलाकर लोगों को घर, सभी के लिए आवास की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। तो एक पॉइंट लास्ट में हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो हमने बातें की, इसको लाने के पीछे इम्पोर्टेंस, इस एक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो 3-4 बातें बहुत हाईलाइटेड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण विवादों और अन्य संबंधी मामलों को सुलझाने हेतु एक त्वरित तंत्र प्रदान करेगा कि किराएदारी से संबंधित कोई विवाद है तो उसका त्वरित निस्तारण समय से किया जाना चाहिए। दूसरी बात, यह अधिनियम पूरे देश में किराए और आवास के संबंध में एक कानूनी ढांचा को कायापलट करने में आपको काफी हेल्प करने का काम करेगा। यह सभी आय वर्ग समूहों के लिए पर्याप्त किराए और आवास उपलब्ध कराने में सहायता करेगा, जिससे बेघरों की समस्या का समाधान किया जा सके। और चौथी बात यह कि यह किराए के आवास से संबंधित औपचारिक बाजार को संस्थागत करने में मदद करने का भी कार्य करेगा, है ना। इससे आवास की भारी कमी दूर होगी और एक व्यावसायिक मॉडल के रूप में किराए और आवास में निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ऐसी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। हाँ, कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं, तो स्वाभाविक है कि जहाँ पर डिमांड है, जहाँ पर कुछ अच्छा काम है, वहां पर चैलेंजेस भी हैं, है ना। तो चैलेंज तो होना स्वाभाविक है, लेकिन ये बातें जो है इंपॉर्टेंट है। तो चैलेंज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिव्यू यदि पूछा उसमें समीक्षा शब्द जोड़ा तब आप उसकी चुनौतियों को लिख सकते हैं, डिमेरिट को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसके सकारात्मक पहलू को या सकारात्मक पक्ष को ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। नीचे आते हैं, देखते हैं आगे क्या टॉपिक है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022 क्या कह रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है ना। हाल ही में 2022 में संसद में पारित होने के बाद आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 लागू हुआ है, राइट। क्या हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022 को लागू किया गया है। देखिए, अंग्रेजी काल में जब अंग्रेजों का भारत में शासन था, तो औपनिवेशिक काल में कैदियों की पहचान अधिनियम 2020 थी। क्या, कैदियों की पहचान अधिनियम 2000 सॉरी पहचान अधिनियम 1920 है ना। तो ये 1920 में ये प्रोविजन किया गया था, है ना। और इसी के जगह पर हम लोग इसको क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022 लेकर आए हैं। ये पुलिस को या उस संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनको ये अधिकार देता है कि जो भी गिरफ्तार किए गए लोग हैं या दोषी ठहराए गए लोग हैं या जो लोग मुकदमे का सामना कर रहे हैं, उनकी पहचान की जा सके। क्या की जा सके, उनकी। तो सीधे बात संबंध पहचान से है। तो जो भी किसी मामले में दोषी दिए गए हैं, है ना, या किसी के ऊपर कोई मुकदमा है या कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ना, या मुकदमे का सामना कर रहा है, तो ऐसे लोगों को पहचान किए जाने पर इस एक्ट के अंतर्गत बल दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जो इसको आप यदि लिखते हैं तो एक तो बात यह है कि यदि दोनों को कंपैरिजन करके लिखते हैं तो आपको ज्यादा नंबर, अच्छा नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बात डिपेंड करेगा कि कितने वर्ड में आपको अपनी बात को मेंशन करना है। तो
क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022 की हम जब बात करेंगे तो हमें एक बात को यहाँ पर देखना है कि यह जो एक्ट है, यह एक्ट पुलिस को अपराधियों के साथ साथ अपराधों के आरोपियों के शारीरिक और जैविक नमूने लेने की कानूनी मंजूरी देता है ना। ध्यान देना, क्या कह रहा है? शारीरिक व जैविक नमूना, है ना, लेने के लिए एक तरह से लीगली उनको अथराइज करने का काम ये एक्ट करता है कि पुलिस अधिकारी कोई अपराधी है, कोई कैदी है या अपराध के संबंध में उनको क्या करना है? शारीरिक व जैविक नमूना लेने की बात करते हैं। हालांकि यदि हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी की धारा 53 और 53A में, है ना, धारा सेक्शन 53 एंड 53A में ये अधिकार पुलिस को दिया गया है कि वो अपराधियों की पहचान कर सकता है, आइडेंटिफाई उनको कर सकता है और उनके संबंध में जैसे रेटिना स्कैन हुआ, है ना, फोटोग्राफ हुआ, ब्लूप्रिंट हुआ, है ना, और भी जैविक नमूने वो चाहे तो वो उसको ले सकते हैं। तो सीआरपीसी आपराधिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं के संबंध में एक प्राथमिक कानून है, ये हम सभी जानते हैं, इसको प्रोसीजरल लॉ के रूप में भी हम लोग जानते हैं, है ना। तो यह जो अपराध है, जैसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की यदि हम बात करें, है ना, तो उसका ये मानना है कि जो भी हम नमूना ले रहे हैं, जो भी एविडेंस या हम आइडेंटिफाई उनको कर रहे हैं, तो उसको कम से कम 75 साल तक, उसको कम से कम नहीं कहेंगे उसको 75 साल तक, टिल 75 ईयर, है ना, कम थोड़ा सा कहना शब्द उचित नहीं होगा, 75 साल तक उसको हम लोग सेव रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, प्रोटेक्ट रख सकते हैं, है ना। तो पहले अधिनियम को बदलने की आवश्यकता क्यों हुई, इस पर भी थोड़ी बहुत बातें हम लोग कर लेंगे। तो भारत में विधि आयोग ने जब 87वां रिपोर्ट दी थी, लॉ कमीशन 87 रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया था, है ना। और इसमें एक मामला भी आया था कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम बाबू मिश्र, 1980 का एक मामला था, यूपी गवर्नमेंट वर्सेस राम बाबू, है ना, का केस आया था 1980 में। उसमें भी न्यायालय का ये आदेश था कि इसमें जो है एक सरकार को, जैसे कि इसमें निर्णय दिया गया था कि जो है एक तरह से बंदी की पहचान जो है कि किए जाने के संबंध में बात की गई थी, है ना। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। अब एक तो पॉइंट ये बनता है कि आखिर इस अधिनियम का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें देखिए, जब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो इन बातों को जिक्र करेंगे। जैविक नमूना, सीआरपीसी आर्टिकल 53 ए का हम डिस्कस कर देंगे, लॉ कमीशन के रिपोर्ट की बात कर देंगे, और ये केस के बारे में तो हम जरूर डिस्कस करेंगे कि यूपी गवर्नमेंट वर्सेस राम बाबू केस 1980 में भी न्यायालय के द्वारा ऐसी बातें की गई थी। तो आखिर इस अधिनियम का जो है उद्देश्य क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली बात तो हम देखेंगे, पहली बात करता है आधुनिक तकनीक की बात, है ना, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो आधुनिक, जैसे यह अधिनियम उपयुक्त शारीरिक मापों को दर्ज करने के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग की बात करता है, वकालत करता है। और आजकल बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गए हैं जिससे बहुत ही इजीली और बहुत ही सही तरीके से चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज, यदि ऐसा होता है आधुनिक तकनीकों का हम प्रयोग करते हैं, है ना, आइडेंटिफिकेशन के संबंध में, तो इससे जांच एजेंसियों को क्या होगी, है ना, सहायता मिलेगी। जांच को यहां से सहायता मिलेगी, है ना, उनको काफी हेल्प मिल सकता है। और जांच को अधिक सक्षम बनाना, क्या, जांच को अधिक सक्षम बनाना। तो इसका मेन जो मोटो है, उद्देश्य है,
वो ये है कि इसका इम्पोर्टेंस यही है कि हम आइडेंटिफिकेशन के संबंध में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, और ये जो हमारी इंक्वायरी एजेंसी है, जांच एजेंसियां हैं, उनको काफी हेल्प करेगा, और इससे हमारा जो जांच होगा वो काफी सक्षम होगा, काफी बेहतर जांच हो सकता है। हाँ, कुछ मुद्दे भी इससे साथ जुड़े हैं, उन मुद्दों का भी आप उल्लेख कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे विद्वानों को मानना है कि इससे हमारी राइट टू प्राइवेसी, जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात की गई है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में राइट टू प्राइवेसी दिया गया है, और कई लोगों का यह मानना है कि यह निजता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो जैविक नमूना शब्द का प्रयोग किया गया है, जैविक नमूना, तो ये जो शब्द है वो अस्पष्ट है, यानी ये अनक्लियर है, स्पष्ट इसको डिफाइन नहीं करता है। दूसरी चीज, कुछ विद्वानों को मानना है कि यह आर्टिकल 20 का भी उल्लंघन करता है। तो ये तो एक तरह से कानूनी मुद्दे हो गए जो इससे संबंधित है। बाकी जो मेन पॉइंट्स है वो आप लिखेंगे कि यह अपराधियों को आइडेंटिफाई करने के बारे में बात करता है। इसके संबंध में सीआरपीसी 1973 की धारा 53 ए का जिक्र जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राम बाबू मिश्र 1980 का जो केस है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, उस जजमेंट का भी उल्लेख करेंगे, और साथ ही साथ इस बात का भी उल्लेख करेंगे कि इससे पहले अंग्रेजों के समय में ही कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 थी। तो यदि उन दोनों को कंपैरिजन करके लिखेंगे, यदि ज्यादा शब्दों में लिखने के लिए आया तो कंपैरिजन दोनों एक्ट का करेंगे, अदरवाइज आप इसके सिर्फ मेरिट के बारे में बता देंगे कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और इंपॉर्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं कि आधुनिक तकनीकी का हम इस्तेमाल करेंगे, इससे जांच एजेंसियों को सहायता मिलेगी और जांच को और अधिक हम क्या कर सकते हैं, सक्षम बना सकते हैं। तो एक तो ये बातें यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद जो है हम जिक्र जो करेंगे, आगे देखते हैं क्या टॉपिक बनता है। मीडिएशन बिल की बात करता है, मध्यस्थता विधेयक 2021, ये भी अपने मीडिएशन है ना जो है बिल 2021, तो मध्यस्थता अधिनियम की बात करता है कि देखिए इसके बारे में कि देखिए प्री लेवल पर तो जो प्रश्न बनते हैं तो सीधे पूछ देगा मध्यस्थता विधेयक के बारे में, अस्थायी समिति मध्यस्थता परिषद यदि गठन होता है तो उसके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। मेंस के लिए बन सकता है कि नए मध्यस्थता विधेयक का महत्व, विवाद निवारण तंत्र, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, इन 3-4 पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मेंस लेवल पर पूछा जा सकता है। तो आखिर ये बात सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि आखिर यह बात डिस्कशन में, चर्चा में क्यों रहा। सबसे पहली बात तो ये कि आखिर यह बात डिस्कशन में क्यों रहा। तो हाल ही में कानून और न्याय संबंधी संसदीय समिति ने मध्यस्थता विधेयक 2021 में पर्याप्त बदलाव की अनुशंसा की है ना। तो हमारी संसदीय समिति जो है, जो कानून और न्याय से संबंधित है ना, पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेट्स टू लॉ एंड जस्टिस है ना, तो उसने क्या किया है कि मीडिएशन बिल 2021 में पर्याप्त बदलाव की अनुशंसा की। तो न्यायालय में जो भी लंबित मामले, इसका उद्देश्य यही है कि जो भी मामले कोर्ट में लंबित हैं, कोर्ट में लंबित मामलों को है ना कम करने के उद्देश्य से 2021 में एक विधेयक संसद में पेश किया गया। और जैसे ही राज्यसभा में यह पेश किया गया था, तो जैसे ही ये विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, तुरंत राज्यसभा के सभापति ने इसे जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए भेज दिया। क्या किया? इंक्वायरी के लिए भेज दिया। तो जो पैनल ने यहां पर मुद्दा उठाया कि आखिर मुद्दा क्या है, एक तो चर्चा में हो गया है ना कि कानून और न्याय से संबंधित संसदीय समिति ने इसमें संशोधन की बात की, और जैसे ही राज्यसभा में बिल लाया गया, राज्यसभा के सभापति ने इस बिल को जांच के लिए भेज दिया गया है ना। अब बात यह आई कि यहां पर मुद्दा क्या है, आखिर किस मुद्दे के आधार पर हम बात करेंगे। तो पूर्व मुकदमेबाजी, यहां पर जब आप जिक्र करेंगे मुद्दे पर,
तो पूर्व मुकदमाबाजी का आप जरूर उल्लेख करेंगे कि पैनल ने पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता की अनिवार्यता की प्रकृति सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन्होंने प्रकाश डालने का कार्य किया। मामले को निपटाने में विलंब करने के लिए, है ना, यह एक साधन प्रदान कर सकता है ना। तो अब इसमें देखना है कि जो इसमें एक जिक्र किया गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है खंड 26। पैनल ने मसौदे के 26वें खंड के खिलाफ था, जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को उसके अनुसार पूर्व मुकदमे के कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो 26 खंड 26 में जो बातें कही गई थी वो पैनल 26 में कही गई बातों के खिलाफ था। और यहाँ पर जो बात ये है कि 26 जो खंड है जो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को उनके अनुसार पूर्व मुकदमे के कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है ना, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। तो एक तो ये भी बातें यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है जिस आधार पर हम लोगों ने डिस्कशन करने हैं, या इस बात का उल्लेख आप करेंगे तो खंड 26 का यहाँ पर जरूर उल्लेख करिएगा। पूर्व मुकदमाबाजी के बारे में यहाँ पर बात किया गया है ना। अब यहाँ पर बात क्या है कि गैर व्यावसायिक विवादों के संदर्भ में इसका लागू न होना। तो यहाँ पर ये भी उद्देश्य है कि जो नागरिक मामले हैं या गैर व्यावसायिक प्रकृति या विवाद के जो भी मामले हैं, इन सभी दोनों मामलों पर क्या होने चाहिए, इसको लागू होने चाहिए। तो यहीं पर यहाँ पर यही कह रहा है कि सदस्यों ने सरकार और उसकी एजेंसियों से जुड़े गैर व्यावसायिक प्रकृति के विवादों मामलों पर विधेयक के प्रावधानों के लागू न होने पर सवाल उठाया है, क्योंकि ये प्रोविजन जो है गैर व्यावसायिक प्रकृति के मामले पर लागू नहीं होता है। दूसरी बात कह रहा है कि इसमें पैनल जो है ने प्रस्तावित मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता और नियुक्ति के संबंध में भी चर्चा की है। इसमें प्रपोजल है कि मध्यस्थता परिषद का गठन किया जाए, है ना। तो यहाँ पर जो सिफारिशें की गई हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस संबंध में क्या क्या सिफारिश की गई है ना, सिफारिश की गई है। तो सिफारिश में जैसे पूर्व मुकदमेबाजी के संबंध में बात की गई है, जो बातें हमने की। अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में किया गया है कि सरकार एक चयन समिति बनाएगी और चयन समिति के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी मध्यस्थता परिषद के। उसके सदस्यों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाएगी, है ना। प्रत्येक राज्य में ऐसे परिषद के गठन की बात की गई है ना। विशिष्ट पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर की बात की गई है। समय सीमा को कम करने की भी बात की है। यहाँ पर टाइम लिमिट की बात आप जरूर उल्लेख करेंगे टाइम लिमिट के संदर्भ में, है ना, कि पैनल ने 180 दिनों से घटाकर 90 दिन करने और 180 दिन के बजाय 60 दिन के विस्तार अवधि की इसमें सिफारिश की गई है ना। दूसरी बात फिर से परिभाषित करना, तो जैसे मध्यस्थता को परिभाषा के संबंध में बात की गई है कि सिफारिश की कि इसे खंड 4 के तहत अलग से नहीं रखा जाएगा, क्योंकि खंड 3 में, ध्यान देंगे, खंड 3 में मध्यस्थता को परिभाषित किया गया है, तो खंड 4 के तहत इसको अलग से रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी खंड 3 में इसको परिभाषित किया जा चुका है। तो एक प्रश्न यहाँ पर एक तो ये बन गया कि क्या क्या इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या क्या इसमें सुझाव है, उस सुझाव के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। कभी कभी मध्यस्थता विधेयक 2021 के भी बारे में आपसे पूछ सकता है कि मध्यस्थता बिल 2021 की विशेषताएं बताइए। तो इसमें सीधे 3-4 पॉइंट का आपको उल्लेख कर देना है कि विधेयक का उद्देश्य न्यायालय या ट्रिब्यूनल में हस्तक्षेप की मांग करने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से किसी भी नागरिक या वाणिज्यिक विवाद का क्या करना है, निपटारा करना है ना। 2 मध्यस्थता सत्रों के बाद एक पक्ष चाहे तो मध्यस्थता से हट सकता है, ये भी बात इसके अंदर की गई है। मध्यस्थता की प्रक्रिया को 180 दिन में पूरा किया जाना है और उसे चाहे तो 180 दिन के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, और
भारतीय मध्यस्थता परिषद या भारत मध्यस्थता परिषद का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप होने वाले समझौते बाध्यकारी होंगे और न्यायालय के निर्णय के समान ही इसे क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत ये 5 पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है कि न्यायालय या ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप की मांग करने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से नागरिक या वाणिज्यिक विवादों का क्या करना, निपटारा करना। दो मध्यस्थता सत्रों के बाद एक पक्ष चाहे तो वहां से अपने आप को क्या कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। भारत मध्यस्थता परिषद के गठन की भी बात की गई है और मध्यस्थता प्रक्रिया को 180 दिन में, ये याद रखेंगे, 180 दिन में निपटारा करना है और इसको चाहे तो 180 दिन के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, 180 दिन के लिए इनको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। इसमें ऐसी बात की गई है, भारत मध्यस्थता परिषद का गठन, है ना, मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा, है ना, ये तमाम बातें यहां पर की गई हैं, है ना। दूसरी बात, दो मध्यस्थता सत्र के बाद एक पक्ष चाहे तो अपने आप को क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो ये 4-5 हाइलाइटेड पॉइंट है जिसमें आपको वो बातें आपको लिखनी है। बाकी चीजें हम लोगों ने इसको देखा कि कैसे चीजों को हम लोगों को करना है। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं वही आपको हाईलाइट करने हैं और वो आपके लिए काफी मतलब प्रभावी होगा। यदि आपसे पूछे कि मतलब ज्यादा वर्ड में लिखना हो तब संसदीय समिति के जो सुझाव हैं या उसको भी आप जिक्र करेंगे, और यदि ऐसा ना हो सीधे 25-50 वर्ड में लिखना हो तो इसके अंदर ये कंटेंट आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने नंबर को बेहतर गेन कर सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जरूर करें और रेगुलर हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।